हिस्ट्री ऑफ डिवाइड एंड रूल इज नॉट न्यू टू अस। फिर चाहे वो मुगल हो चाहे ब्रिटिश हो, हमारे इस टूटे हुए सोसाइटी का फायदा उठाकर पहले हमारे ऊपर मुगल्स ने राज किया और फिर ब्रिटिश ने। ब्रिटिशर्स वर द फर्स्ट वन जिन्होंने डिवाइड एंड रूल को फॉर्मलाइज किया और प्रोसेस में लेके आए। तो आपको क्या लगता है, आज हम सब जानते हैं डिवाइड एंड रूल के बारे में? मुझे लगता है हम आज भी उसी डिवाइड एंड रूल में जी रहे हैं, बट अनलाइक द ओल्ड टाइम्स हमें किसी को दिखता नहीं है। इंडिया को फिर से उसी डाइवर्सिटी में तोड़ने की कोशिश की जा रही है जिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेके हम सारे इंडियंस काफी प्राउड फील करते हैं। इसीलिए किसी महान योगी ने कहा है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है वरुण और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए सुपर कंटेक्चुअल टाइम के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस इशू है वो है इंडिया के फैब्रिक को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है अंदर से, इंटरनल ताकतों से और एक्सटर्नल फोर्सेस से। वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है हिस्ट्री डिवाइड एंड रूल की और आज के लिए टॉपिक इतना ज्यादा रेलेवेंट क्यों है। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल को पूरे वर्ल्ड में जगह जगह यूज किया। जहां जहां उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई वहां वहां उन्होंने डिवाइड एंड यूज किया। पर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडिया के अंदर मॉर्ले मिंटो नाम से रिफॉर्म्स लेके आए 1909 में, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया और इंप्लीमेंट किया मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने का। उन्होंने मुस्लिम्स को रिलीजन के आधार पर एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए, एक्स्ट्रा उन्होंने उनके लिए इलेक्टोरेट बनाया ताकि हम इंटेंशनली मुस्लिम्स की वॉइस को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आना चाहते हैं। और इस तरह से उन्होंने इंडिया को रिलीजियस लाइंस पे तोड़ा, जिसका इम्पैक्ट हमारे को 40 साल बाद 1947 में वर्ल्ड की आज तक के सबसे ब्लडीएस्ट पार्टीशन के रूप में देखने को मिला, जब इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में तोड़ा गया। तो क्या सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर डिवाइड एंड रूल लगाया गया, या वर्ल्ड में और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं? आई एम श्योर आप सब लोगों को जान के कोई खास हैरानी नहीं होगी कि डिवाइड एंड रूल वेस्ट का और ज्यादातर पावरफुल नेशंस का एक बहुत ही हैंडी टूल है। फिर चाहे 1990 के अंदर सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए यूज किया गया हो यूएस के द्वारा, या फिर 1962 के अंदर रवांडा और बुरुंडी को तोड़ने के लिए यूज किया गया हो बेल्जियम द्वारा, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी तुत्सी कम्युनिटी एंड द मेजॉरिटी हुतू कम्युनिटी, और या फिर वापस से हमारे एज यूजुअल कल्प्रिट ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किया गया हो इजराइल और पैलेस्टीन के अंदर डिवाइड एंड रूल करने का विया द 1917 बेलफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिशर्स ने जहां जहां गए, जहां जहां कॉलोनी बनाई, उन्होंने डिवाइड एंड रूल ना सिर्फ किया बट उस कलेश को, उस समस्या को आज तक पूरे वर्ल्ड के लिए छोड़ रखा है। जहां जहां देश बांटे गए, इन सब पॉलिसीज पे आज भी उन देशों के बीच में समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, डिफरेंसेस हैं, वॉर्स चल रहे हैं। तो ये कैसे कर पाते हैं डिवाइड एंड रूल? ये ऐसा नहीं है कि आते हैं और पहले दिन डिवाइड एंड रूल हो जाता है। इट स्टार्ट्स विद नैरेटिव बिल्डिंग कि आप विक्टिम हैं। किसी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर तबके को बताया जाता है आप विक्टिम हैं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो हुआ भी होता है, पर उसको एम्पलीफाई करके दिखा दिया जाता है। कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को इस तरह से बताया जाता है जैसे पूरी की पूरी कम्युनिटी पे उस तरह के अत्याचार हो रहे हो। और ऐसे के अंदर जो अपॉर्चुनिस्ट लीडर्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी जगह में, उनको ये एक्सटर्नल फोर्सेस यूज करती हैं अपने वॉइस, अपना मीडियम बनाने के लिए और नरेट करने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए, कोई इंटरनल, जैसे जब 1947 में जिन्ना जब बोल रहे थे कि मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है वर्सेस कोई ब्रिटिश बोलता कि मुस्लिम्स पे अत्याचार होता है, किसकी वैल्यू को मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम सोसाइटी ज्यादा मानती? ऑब्वियसली उन्होंने जिन्ना की बात को माना और उन्होंने जो छोटे मोटे इंसिडेंट या कहीं पे भी होते थे उनको उन्होंने पाया कि ये तो पूरी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा। खैर, इस डिवाइड एंड रूल का इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट जो था, ये सिर्फ तब तक नहीं था जब तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। ये उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट और इम्पैक्ट होते हैं। आज भी हमारे ऊपर डिवाइड एंड रूल और इस कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट क्लियरली देखने को मिलते हैं। हमें इंडिपेंडेंस मिली, कांग्रेस जिसने पूरी की पूरी फाइट की थी इस डिवाइड एंड रूल और इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जब कांग्रेस ने ब्रिटिशर से कमान ली तो उन्होंने ना सिर्फ
ब्रिटिशर से इंडिया की पावर, इंडिया की गवर्नमेंट की ड्राइविंग सीट ली थी, उन्होंने इस डिवाइड एंड रूल को भी अडॉप्ट किया। Congress became the first party to rule independent India, and they just did not become the first party. They continued this for their political gain. कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट इंडिया में शकुनी का रोल प्ले किया। जो काम पहले ब्रिटिश कर रहे थे वही कांग्रेस करने लगी। भाई को भाई से लड़वाने का, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी सोसाइटी के नाम पे, कभी यहाँ के, कभी वहां के नाम पे। फ्रीडम के लिए जितना यूनाइटेड इंडिया इंपॉर्टेंट था, उतना का ही उतना डिवाइडेड इंडिया इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया को रूल करने के लिए। कांग्रेस ने अपने 60 साल के रूल के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस दे क्रिएटेड पॉलिसीज टू फर्दर क्रिएट द डिवाइड और इंक्रीज द डिवाइड ओनली। उन्होंने कभी भी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल नहीं किया कि इंडिया का कुछ भला हो सकता। कांग्रेस ने एज यूजुअल एंड एज ऑब्वियस सबसे पहले रिलीजन को यूज किया टू कीप हिंदूज एंड मुस्लिम्स डिवाइडेड। उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट करने का पूरा काम 60 सालों में किया और इस अपीजमेंट से हिंदू मुस्लिम के बीच के रिफ्ट और डिवाइड बढ़ती रही। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट पर्सनल लॉ, सेपरेट क्रिमिनल लॉ और ये सारे तरह के लॉज को रखा। आज अगर वो भी चाहते तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ ला सकते थे, जिसके तहत इंडिया का हर सिटीजन एक ही अम्ब्रेला के नीचे होता, इररिस्पेक्टिव वो किस धर्म से है। पर कांग्रेस ने ऐसा कोई एफर्ट नहीं डाला। कांग्रेस ने आजाद इंडिया को कास्ट में तोड़ा। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बिफोर इंडिपेंडेंस टू काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। अंबेडकर हमेशा से चाहते थे कि ये कास्ट सिस्टम ही खत्म हो। गांधी जी बैकवर्ड कास्ट को अपने सपोर्ट के लिए, कांग्रेस के सपोर्ट के लिए, आजादी के लिए उनको अपने साथ मिलाने का हमेशा बात करते थे। दो गांधी जी वॉज वेरी मच इनटू कास्टिज्म। गांधी जी चाहते थे कास्ट सिस्टम बना रहे और अंबेडकर जी कभी नहीं चाहते थे। पर he was never a reformer. He has no dynamics in him. All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the कांग्रेस ने एज यूजुअल गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो किया और उन्होंने पूरा इंश्योर किया कि कैसे इंडिया कास्ट में टूटा रहे। रिजर्वेशन देना जरूरी था, पर उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि रिजर्वेशन से जनरली बैकवर्ड कास्ट या पिछड़े लोगों का फायदा हो सके। और आज हम 70-80 साल बाद भी ऐसा नहीं कह सकते कि आज इंडिया के अंदर कोई कास्ट का इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया में कास्ट का कोई मैटर नहीं है। आज भी हम इंडिया में कास्ट और रिजर्वेशंस को लेके ही लड़ रहे हैं। फिर कांग्रेस ने देश को लैंग्वेज और रीजन के नाम पे तोड़ा। 1956 के अंदर वो एक स्टेट रिफॉर्मेशन एक्ट लेके आए, जिसका सिंपल सा एक ही लॉजिक था कि जो लैंग्वेज बोलता है उस लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स की बाउंड्री डिफाइन की गई, जिसकी वजह से स्टेट्स के अंदर आपस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, आपस के अंदर और ज्यादा डिफरेंसेस पैदा हुए। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया को लैंग्वेज और रीजन के नाम पे भी तोड़ा। एंड नॉट टू फॉरगेट, they kept supporting the separatist movement for Kashmir, and they kept supporting Article 370 until BJP came in power, and in 2019 they removed it. पर ये तो थी हिस्ट्री कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के रूल में क्या किया। पर अगर हम इसी डिवाइड एंड रूल को आज के कंटेक्स्ट में देखें या हम 2014 से आज तक में देखें कांग्रेस क्या कर रही है, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह से इसी अपनी पुरानी फिलॉसफी को, पुरानी पॉलिसी को आज भी यूज करती जा रही है। कांग्रेस ने 2014-19 के अंदर खूब हिंदू मुस्लिम किया, जो कि हुआ भी, पर अनफॉर्चुनेटली फॉर कांग्रेस ये नुकसान भी कांग्रेस को ही हुआ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया और कांग्रेस ने अपनी आज तक की सबसे बड़ी हार देखी। बीजेपी को लगातार 2 बार फुल मेजोरिटी मिली, जिसकी वजह से 2019 के अंदर हारने के बाद कांग्रेस ने अपने फुल एजेंडा को 2024 के लिए हिंदूज को डिवाइड करने के ऊपर फोकस करके लगा दिया। उन्होंने रियलाइज किया हिंदू मुस्लिम तो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने मुस्लिम्स का कोई फायदा किया होता तो मुस्लिम का वोट तो उन्हें कंसोलिडेटेड मिलता, पर वो भी मिलना बंद हो गया था। तो उनका एजेंडा पूरा का पूरा नेगेटिव और एक्सट्रीमली डिविसिव हो गया। कांग्रेस ने लोगों को उनके लुक्स और रीजन पे डिवाइड करने की कोशिश की। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like maybe white, and people in south look like. कांग्रेस ने लोगों को लैंग्वेज पे डिवाइड करने की कोशिश की। वहां पे भाषा की बात हो रही थी। तमिलनाडु के सब एमपीज सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते थे अपनी भाषा पे। जो तमिल मतलब इतिहास है, उनका दिल है, उनका
डीएनए है उसके बारे में। कांग्रेस ने लोगों को अमीर गरीब पे डिवाइड करने की, प्रोवोक करने की कोशिश की कि पिछड़ों के पास कितना धन है, दलितों के पास कितना धन है, आदिवासियों के पास कितना धन है, गरीबों के पास कितना धन है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मूला कांग्रेस का थोड़ा सा काम भी किया और उनकी 99 सीट्स आ गई। उन्होंने मोदी को फुल मेजोरिटी लेने से रोक दिया। अब इस 99 सीट और अपनी इस सो कॉल्ड सक्सेस की वजह से पूरे ओपोजिशन में, कांग्रेस में, राहुल गांधी में एक अलग ही जोश आ गया है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस आ गया है। उन्हें लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला तो एवर ग्रीन फॉर्मूला है, इसे कभी कोई फेल कर ही नहीं सकता। एंड दे हैव पुश्ड इन लाइक फुल फोर्स, फुल पैडल ऑन इट। वो कह रहे हैं अब तो यही हमारे को करना है, यही हमारे को 2029 में हमारे प्यारे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम आएगा। अब राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना देश की एकता और अखंडता से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब पीएम तो पीएम ही होता है, फिर चाहे वो एक छोटे से श्रीलंका का हो, चाहे बड़े इंडिया का। तो वो भी कह रहे हैं कि चाहे राहुल गांधी को बनना पड़े तो केरला का ही पीएम बन जाए, पर हम उन्हें पीएम तो बना के रहेंगे। कांग्रेस अपनी इन्हीं नेगेटिव पॉलिसीज की वजह से, अपनी इसी पॉजिटिव थिंकिंग के लैक की वजह से पिछले 78 सालों के अंदर मेजॉरिटी पावर वाली पार्टी से 100 सीटों पर सिमट के रह गई है। पिछले 3 चुनाव में टोटल में उनके 100 सीटें नहीं आ पा रही हैं और वो इंडिया को जितने छोटे से छोटे पीसेज में हो सके डिवाइड करने की अब कोशिश कर। राहुल पीएम बनने के डेस्परेशन में वेस्ट का एक टूल बनते जा रहे हैं। राहुल उस इंसान की तरह हो गए हैं, वो जो भी उन्हें पीएम बनाने का प्रॉमिस कर देगा वो उसके नैरेटिव को, उसके एजेंडा को सपोर्ट कर देंगे। फिर चाहे वो ओबामा का इंडिया के अंदर एनार्की, इंडिया के अंदर सिविल वॉर कराने का एजेंडा हो, फिर चाहे वो गुरपंत सिंह पन्नू का खालिस्तान का एजेंडा हो, या इलान ओमर और पाकिस्तान का कश्मीर को सेपरेट करने का एजेंडा हो, राहुल गांधी इस तरह के सभी सेपरेटिस्ट का साथ देते हुए फुल कॉन्फिडेंस से दिखाई दे रहे हैं। वो कभी इंडिया के डेमोक्रेटिक और इलेक्टरल प्रोसेस को चैलेंज करते हैं डिस्पाइट विनिंग 99 सीट्स। वो अभी यूएस में जाके कह रहे हैं इंडिया का इलेक्शन फेयर नहीं था। अगर फेयर होता तो शायद राहुल गांधी अपनी सेंचुरी पूरी कर देते और उससे उन्हें भरोसा होता, पर उनके हिसाब से अभी भी प्रोसेस फेयर नहीं था एंड दे नीड यूएस टू सपोर्ट। अभी हमने देखा जब जब यूएस ने इलेक्टोरल प्रोसेस पे सपोर्ट किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है। राहुल गांधी के इन सब रीसेंट बयानों को सुन के कुछ एक फॉरेनर्स तो इतने कंफ्यूज हो गए, एक ने तो उनसे पूछ भी लिया कि सर आप इंडिया के नेता हो अपोजिशन के या पाकिस्तान के। खैर राहुल गांधी के इस यूएस ट्रिप से इन सब नेगेटिव बातों के अलावा 2 बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट इश्यूज निकल के सामने आए जिन पे राहुल गांधी बहुत ही फोकस्ड हैं। पहला इशू है हिंदू और सिख यूनिटी को तोड़ने का। आफ्टर गेटिंग डन विद हिंदू मुस्लिम करके राहुल गांधी, कांग्रेस, ओपोजिशन हार चुके हैं, थक चुके हैं। अब वो हिंदू और इंडियंस को नई तरीके से तोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने चालू किया हिंदू और सिख को तोड़ना। आप सबने ये वीडियो देखा ही होगा, फिर से देखते हैं राहुल गांधी ने यूएस में क्या कहा। Is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. इस वीडियो को देख के मुझे सिर्फ ये बात याद आती है कि लास्ट टाइम सिखों को पगड़ी उतारनी कब पड़ी थी, उन्हें केश कटाने कब पड़े थे, उन्हें अपने कड़े कब उतारने पड़े थे। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो ये सिर्फ 1984 में हुआ था और वो भी कांग्रेस का किया हुआ जेनोसाइड था सिख्स के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा पेड़ गिरा था तो लोग तो मरेंगे ही ऐसा बोला गया था। पर पिछले 30 साल में कांग्रेस के जेनोसाइड को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने लेफ्ट मीडिया के सपोर्ट से, लिबरल मीडिया के सपोर्ट से, वेस्टर्न मीडिया के सपोर्ट से ऑलमोस्ट उसको हिंदू सिख जेनोसाइड का रूप दे दिया है। आज काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वो हिंदू और सिखों का दंगा था, जबकि वो कभी भी हिंदू और सिखों का दंगा नहीं था। वो सारा का सारा जेनोसाइड, सिखों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, वो कांग्रेस और कांग्रेसियों ने किया था। अब कांग्रेस में चाहे सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, वो उन सब ने मिलके किया था, ना कि हिंदुओं ने, जैसा कि ऑब्वियस था। राहुल गांधी के इस एलिगेशन को गुरपंत सिंह पन्नू ने बहुत ही सीरियसली लिया और उन्होंने अपने केस को स्ट्रॉन्ग किया कि हमें खालिस्तान क्यों चाहिए। एंड राहुल गांधी जो अभी हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर टांग अड़ाई और पूरे एफर्ट को निगेट कर दिया जो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है खालिस्तान मूवमेंट को खत्म करने के लिए, सेपरेटिस्ट या खालिस्तानी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए।
सेकंड टॉपिक जो राहुल गांधी का फेवरेट बना हुआ है और काफी टाइम से फेवरेट है वो है कास्ट। आजकल और पिछले कई सालों से जब से 2024 के इलेक्शन आए, राहुल गांधी हर किसी की जाति पूछते घूमते हैं। राहुल गांधी जाति 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 ही करते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मिस इंडिया के अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, कभी वो कहते हैं सोशल मीडिया पे रिजर्वेशन क्यों नहीं है। अब उन्हें एक कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी टाइप का उनका डायलॉग है। एंड इस कास्ट सेंसस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, ना कि कोई वेलफेयर, ना कि कोई जॉब क्रिएशन, ना कुछ और। सिर्फ किसके पास कितना पैसा है देखेंगे और जिनके पास पैसा नहीं उनमें बांट देंगे। कोई राहुल गांधी से पूछे कि भाई क्या एनआरकी फैलाना चाहते हो, देश को श्रीलंका, पाकिस्तान या वेनेजुएला बना के मानोगे क्या? राहुल गांधी कहते हैं देश में किस जाति के पास कितना धन है देखना पड़ेगा, पर क्या उन्होंने कभी ये देखने की कोशिश की किस जाति ने कितना टैक्स भरा है, किस समाज से कितने क्रिमिनल्स आते हैं, किस जाति या समाज को आज तक जितना टैक्स पेयर्स टैक्स भरते हैं उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है? लोग तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं। राहुल गांधी को कभी तो एक अच्छे और सच्चे लीडर की तरह भी सोचना पड़ेगा, वरना इस सोच के साथ तो तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी ये जो कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज पर जाकर और इंडिया में इंडिया को तोड़ने का काम, ये इंडिया के लिए एक इररिकवरेबल लॉस होगा। इंडिया आज तक हिंदू मुस्लिम के रिफ्ट से, झगड़े से उबर नहीं पाया है। राहुल के इन एलिगेशंस को, इन डायलॉग्स को ग्लोबल फोरम पे इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जाएगा। इंडिया को बार बार प्रेशराइज किया जाएगा। कोई भी इंडिया के कहने पे ना खालिस्तानियों के अगेंस्ट एक्शन लेगा, ना पाकिस्तानी टेररिस्टों के अगेंस्ट। राहुल गांधी पीएम बनने की जिद में और जल्दी में सिर्फ मोदी के नहीं पूरे के पूरे इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं। हम लोगों को इस फॉल्स प्रोपेगेंडा और नैरेटिव से बच के रहना होगा और हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी होगी टू हाउ टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस कर्स ऑफ डिवाइड एंड रूल। विद दैट आई विल से थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।